Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. How are you, students? I hope you will be fine. Students, we are going to describe the chapter balance and unbalanced budget. And last class we have discussed on the topic government budget and their policies. And in this lessons we have a little parts. So today we have finished it. So please listen carefully. तो द टॉपिक इज बजट डिफिसिट. बजट डिफिसिट यानी घाटे का बजट या रेवेन्यू. इसके अंदर हम रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट रीड करेंगे. ध्यान से आपको सुनना है बेटा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज आस्क मी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बजट डिफिसिट? Budget deficit, it means when the government expenditure is greater than government receipt, that is the budget deficit. Budget deficits refer to a situation when budget expenditure of the government is greater than the budget receipt. It is excess of total expenditure. It means कि आप जो गवर्नमेंट, क्योंकि बजट के अंदर हम कुल प्राप्तियां और कुल खर्चों को शामिल करते हैं, तो अगर घाटे का बजट है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है कंपेयर देन जो वो प्राप्त करता है एक साल के अंदर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं बजट डिफिसिट. बजट डिफिसिट के अंदर जो टाइप ऑफ मेजरमेंट हैं वो 3 हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू डिफिसिट एंड फिस्कल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट. थोड़ा सा अंतर है, थोड़े से ध्यान से आपको सुनना है बेटा. इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू डिफिसिट. रेवेन्यू के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है कि ऐसी प्राप्तियां जिनको प्राप्त करने पर ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी बढ़ती है और ना ही उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें रिडक्शन होता है. और वो कौन सी होती हैं? जस्ट लाइक जो टैक्स होते हैं या फाइन होता है, एस्टेट होता है, ये सब चीज़ें रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं. तो इसी तरह हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेट एक्सपेंडिचर विच नॉट रिड्यूस द गवर्नमेंट लाइबिलिटीज and not increase the property of the government. यानी कि जिनको खर्च करने पर ना तो गवर्नमेंट की जो उत्तरदायित्व होती है उसमें कमी आती है और ना ही गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, असेट्स हैं, उनके अंदर बढ़ोतरी होती है. तो ऐसे ही इनको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं. तो जब रेवेन्यू रिसिप्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू expenditure is greater than revenue receipt, that is the revenue deficit. वो रेवेन्यू डिफिसिट होता है. ठीक है, यानी जो है रेवेन्यू घाटा जिसे हम कह सकते हैं. तो पहला जो डिफिसिट बजट है उसका पहला पार्ट कौन सा है? रेवेन्यू डिफिसिट. दूसरे नंबर पर आता है हमारा फिस्कल डिफिसिट. फिस्कल डिफिसिट के अंतर्गत रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों, रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को जोड़ लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ लेंगे. अगर यहां पर अब फिर तो हमारा जब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल रिसिप्ट हो जाएगा हमारा. इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा. तो टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट is called the fiscal deficit. That's clear. 2 टॉपिक हो गए. थर्ड आता है हमारा इसके अंदर प्राइमरी डिफिसिट. प्राइमरी डिफिसिट का मतलब होता है जो बेटा रेवेन्यू डिफिसिट होता है उसमें से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं, हमारा प्राइमरी डिफिसिट बच जाता है हमारा. या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट.
यानी इंटरेस्ट पेमेंट कह सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कह सकते, सॉरी फॉर डैट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कह सकते हम, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, यानी ब्याज का भुगतान। जो आपने अपनी लोनों के ऊपर जो ब्याज था उसका भुगतान करने के बाद फिस्कल डिफिसिट में से उसको निकाल देंगे, वो हमारा बच जाता है प्राइमरी डिफिसिट। इसको क्यों जोड़ा गया है, एक्चुअल में हमारी जो एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर बहुत बड़ा भाग जो है हमने जो जो गवर्नमेंट ने जो लोन ले रखा है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जो पेमेंट करते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए उसको निकालने के बाद जो बचता है वो हमारा प्राइमरी डिफिसिट कहलाता है। ये हमारा था जो है रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट। अब बात आती है कि इनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, तो इसकी मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, वो भी हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू डिफिसिट मैंने बताया था, डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट से अधिक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको हम रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट द गवर्नमेंट में हैव कट इट्स एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कट करेगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट किसके ऊपर खर्च करता है, सोशल वर्क के लिए करता है, तो उसका सोशल रिडक्शन होगा, ठीक है। दूसरा है द गवर्नमेंट में हैव टू राइज फंड थ्रू बोरोइंग, और जब वो उधार के द्वारा फंड इकट्ठा करती है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ जाती है। तीसरा जो है सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपील हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट। इसके अंदर इसकी इंप्लीकेशंस क्या है, इससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी स्प्रिल होता है। इन्फ्लेशनरी, जब हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई से, और जब एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस कंपेयर देन एग्रीगेट सप्लाई, डेट मीन्स इन्फ्लेशनरी गैप होगा जिसको हम एक्सेस डिमांड कहते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था एक्सेस डिमांड का। तो यहाँ पर इन्फ्लेशनरी स्प्रेल होता है। फिर दूसरा नेशनल डेबिट बढ़ता है, जब हम एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा होता है तो हमें उसको पूरा करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है जिसके अंदर राष्ट्रीय ऋण का बोझ बढ़ता है। फिर जो है हाई फिस्कल डिफिसिट एंड लो जीडीपी। फिस्कल डिफिसिट जो हम लोन लेते हैं वो हमारे एक्सेस डिमांड को तो बढ़ाता है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है जिसके कारण हमारी जीडीपी नहीं बढ़ पाती है। तो इन्फ्लेशनरी बढ़ता है और जीडीपी वहीं रहती है। फिर क्राउडिंग आउट होता है। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर एक्सेस हो रहा था उसके लिए गवर्नमेंट जो फंड करती है उस फंड जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए नहीं बचता है, और उनके लिए नहीं बचता तो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कमी आती है, प्राइवेट इन्वेस्ट में कमी आती है। तीसरी बात, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर गवर्नमेंट की साख जो है वो कम होती है, शाख गिरती है इंटरनेशनल स्तर पर। किसी भी देश जिसके बाद ज़्यादा इंटरनेशनल डेबिट होगा उसकी जो शाख होती है इंटरनेशनल स्तर पर वो कम हो जाती है, सबसे बड़ी बात है। फिर प्राइमरी डिफिसिट्स की क्या है, प्राइमरी डिफिसिट्स में जो है वो सेम फैक्टर होते हैं जो फिस्कल डिफिसिट के अंदर लगभग होते हैं। उसके बाद फिर मैं इसका बेटा आपको एक पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूँ, उसको देख लेना, तीनों को रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट तीनों का डिफरेंस दे रखा है, वो आपको करेंगे, एक एग्जाम्पल है वो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट। तो बेटा बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट, नाम से पता चल रहा है बैलेंस बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट रिसिप्ट आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जहां पर गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट बराबर होंगे वहां पर बैलेंस बजट कहलाएगा। दूसरा हमारा इसकी मेरिट्स क्या है, मेरिट्स हैं द गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड एन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अगर हमारा बजट हमारा बैलेंस है तो गवर्नमेंट का वो बच गया जो आपका वेस्टेज था, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था। दूसरा ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करता है, बैलेंस ऑफ बजट जो होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करता है यानी वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। फिर इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या है कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे, जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है और हमारी एग्रीगेट डिमांड की जो है कमी आ जाती है उसके अंदर। दूसरा, बैलेंस बजट डज नॉट कंड्यूस टू ग्रोथ लेस डेवलपमेंट कंट्रीज। जहां पर जो अल्प विकसित देश है वहां पर बैलेंस ऑफ बजट सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारा अनबैलेंस बजट, अनबैलेंस का बजट इज दैट बजट इन विच
गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट इक्वल, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरप्लस में है या गवर्नमेंट रिसिप्ट सरप्लस में है, तो दोनों कहलाते हैं। सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट, दिस इज बजट इन विच गवर्नमेंट रिसिप्ट इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो हमारा सरप्लस का बजट होता है। और अब इसकी मेरिट्स क्या है? सरप्लस बजट हर किसी का डिजायर होता है व्हेन द इकोनॉमी इज बैटलिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस डिमांड, जब गवर्नमेंट के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप हो एग्रीगेट डिमांड के कारण, एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड के कारण, तब हमारा जो है वो सरप्लस बजट काम आता है। ठीक है, डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स इसकी ये है कि सरप्लस जो बजट होता है वो एग्रीगेट डिमांड को कम करता है। तो जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो सीधा है कि इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है? स्टॉक पर। स्टॉक अननेसेसरी अनडिजायर्ड स्टॉक इंक्रीज होता है, और जो एम्प्लॉयर्स होते, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अनडिजायर्ड स्टॉक को अवॉइड करते हैं, वो अपना प्रोडक्शन कम करते हैं, और प्रोडक्शन जब कम करेंगे वो, तो दे कैन एग्जिट द एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पर रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। फिर हमारा डिफिसिट बजट क्या होता है? दिस इज ए बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसीप्ट। तो इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है? सेम है, उसका उल्टा कर जो हमने उसके सरप्लस बजट के अंदर पढ़ी है। तो बेटा ये आपका लेसन फिनिश हो गया है। इसके बजट क्या है, अब इसका एक रिवीजन विंडो से आप देख सकते हैं। पहला हमने पढ़ा बजट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बजट स्ट्रक्चर ऑफ बजट क्या है, बजट रिसिप्ट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट यानी कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये सारी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर, ये सारी हमने रीड की है इस लेसन के अंदर। इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको अच्छे से रीड करना है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो बेटा हमारा होगा फॉरेन एक्सचेंज डेट। ठीक है, इसके अंदर कुछ टॉपिक रिलेटेड किए वो हम आपको बता देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बन जाएगा, आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।